हेलो दोस्तों, लिपि क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के 4th डे पे आपसे डिस्कस करेंगे GS4 का यानी एथिक्स का ये थ्योरी का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे आप जो ऑब्वियस चीज़ें होती है एथिक्स के अंदर उनको थोड़ा सा किसी का थॉट, किसी की स्टेटमेंट या किसी भी तरीके के कोड से उसको एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर सकते हो। एथिक्स ऐसी चीज़ है जो ऑब्वियस है, ठीक है, हमें पता है क्या सही और क्या गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता होता है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे बचपन से ही हमें सही गलत मॉरल एथिक्स बताए जाते हैं, है ना। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे अपब्रिंगिंग में लोगों की। मोस्टली जो भी परिवारों में लोग रहते हैं उनको सही गलत की अंदेशा होता है, लेकिन विद टाइम वो कितना डाइल्यूट हो जाता है लाइफ के अंदर, बस यही मैटर करता है। क्योंकि पहले हम एक फैमिली एनवायरनमेंट में रहते हैं, फिर उसके बाद हम स्कूल एनवायरनमेंट में जाते हैं, फिर स्कूल से हम कॉलेज एनवायरनमेंट और सोसाइटी के अंदर जाते हैं जब हम जॉब करने लगते हैं। ये जब हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता रहता है तो हमारे मॉरल्स एथिक्स को चैलेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यही डिपेंड करता है कि कौन बंदा अपने ओरिजिनल मॉरल्स के ऊपर रहता है या चेंज कर लेता है, एंड दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। कई चीज़ें हो सकता है फैमिली एनवायरनमेंट में सिखाई हो, गलत भी हो सकती हैं, है ना। कहने का ये मतलब है कि आप एथिक्स को एक व्यवहारिक या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए अगर समझा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और इस क्वेश्चन में बिल्कुल वही रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स इज ट्रेस्ड टू अ नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ, डिस्कस। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोगों में से कई लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहिए, तो देखिए आपकी डिमांड के ऊपर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस जनरली 150 वर्ड्स के अंदर आते हैं एथिक्स के अंदर। 250 वर्ड्स वाले नहीं आते हैं मोस्टली, क्योंकि 10 मार्कर्स रहते हैं। फिर भी अगर हम 250 के लिए भी सोचे तो हम सोच सकते हैं इसमें। अब जनरली क्या होता है कि कंटेंट असेसमेंट, कीवर्ड्स एंड एग्जीक्यूशन, इस प्रक्रिया से हम चलते हैं। इस प्रक्रिया में कंटेंट कहाँ से आएगा इस आंसर के लिए? देखिए, कंटेंट किताबों में से नहीं आएगा, लेकिन कंटेंट आएगा कुछ हद तक आपको कोट्स और जो आपका लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ थिंकर्स, फिलोसफर्स वाला पार्ट है ना, वहाँ थोड़ा बहुत आपके इंटरेस्ट यहाँ पे आ सकता है। रीज़न बीइंग कि हम ये बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू सर्टन वेस्टर्न फिलोसफर्स और इंडियन थिंकर्स गुड लाइफ होती क्या थी, या एक आइडियल गुड लाइफ क्या होनी चाहिए थी, और आज के समय में मॉडर्न टाइम्स में वो क्या बन गई है, उसको हम एनालाइज करेंगे, है ना। और क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज कैसे आ गई है। कहने का ये मतलब है कि एथिकल वैल्यूज जिसके बेसिस पे हम एक गुड लाइफ जीते थे, क्या वो आज के टाइम पे क्राइसिस में है? और अगर वो है तो वो नैरो परसेप्शन की वजह से है कि हम आज के टाइम में जिसे गुड लाइफ समझते हैं वो एक्चुअल में जो गुड लाइफ होती है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुकी है। सही गलत शायद हम ज़्यादा इस पे जाएंगे नहीं, बट नैरोनेस ऑफ थॉट ये तो ज़रूर है, ठीक है। होलिस्टिक थॉट, जिस तरीके का होलिस्टिक थॉट हमारी एंशियंट कल्चर में हुआ करता था, शायद उस तरीके का आज की डेट में नहीं है। असेस आपने इसमें ये करना है दोस्तों कि आप स्ट्रक्चर कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। स्ट्रक्चर का मतलब कि आप पहले बताओगे कि क्या चीज़ें जो हैं वो एक गुड लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और आप बताओगे तो फिर कोई मानेगा नहीं, इसलिए आप कुछ थिंकर्स, फिलोसफर्स को कोट करोगे और उनके हिसाब से गुड लाइफ क्या होती है ये बताओगे। इसमें आप एरिस्टोटल का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लेटो का इस्तेमाल कर सकते हो, सोक्रेटिस का इस्तेमाल कर सकते हो, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स का, या आप हमारे यहाँ संत कबीर जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुरु नानक देव जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर ऑल द पीपल यू आर गोइंग टू कोट। बुद्धिज्म के अंदर आप गौतम बुद्ध का को कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर उनका क्या कहना था एक गुड लाइफ के बारे में, है ना। फिर हम वी कैन टॉक अबाउट द एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशंस ऑल्सो। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रिलीजियस टेक्स्ट कोट करने में, भगवत गीता कोट करने में। कुछ मैंने मिस भी किया होगा तो भी आप सोच सकते हो और अपनी तरफ से उसमें ऐड कर सकते हो। कहने का ये मतलब है कि इस आंसर को एनरिच करने का एक ही तरीका है कि अगर आप जनरल बातें ना लिखो और
किसी ना किसी टेक्स्ट, स्क्रिप्चरल टेक्स्ट हो सकता है, किसी थिंकर की फिलॉसफी हो सकती है, स्वामी विवेकानंद के कोट हो सकते हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो गुड लाइफ से। देखो अल्टीमेटली क्या होता है, एथिक्स इज बेसिकली समथिंग दैट हेल्प्स यू लीड अ गुड लाइफ, और गुड लाइफ अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फिलॉसफी इज सुमम बोनम, मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ग्रेटेस्ट गुड फॉर यू। तो ये जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है ना, ये कैसे आती है? आज के टाइम पे नैरो माइंडेडनेस है, लेकिन पहले के टाइम पे ये नैरो माइंडेडनेस नहीं थी, तभी एथिकल वैल्यूज में क्राइसिस आई है। बस इस माइंडसेट से आप चलोगे, आप इस आंसर को लिख सकते हो। कीवर्ड यहाँ पे क्या है? कीवर्ड यहाँ पे है गुड लाइफ, कीवर्ड यहाँ पे है मॉडर्न टाइम्स, और कीवर्ड यहाँ पे है नैरो परसेप्शन, ठीक है, एंड एथिकल वैल्यूज में क्राइसिस आना। इन चीजों को हमेशा कैलिब्रेट करके चलोगे दिमाग में कि इन चीजों के इर्द गिर्द हमारा आंसर घूमना चाहिए, इससे दूर कहीं भटक ना जाए। और जैसे ही आप ये कैलिब्रेट करोगे, एग्जीक्यूट कर दो, आंसर को लिख दो। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आंसर इसका होना चाहिए। एथिक्स में काफी बार ऐसा होता है कि आंसर बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पे क्या बात करना चाहते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं, स्टार्ट विद अ कोट। सोक्रेटिस कहते हैं, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द ग्रीक फिलोसफर्स, थिंकर्स के बारे में कुछ 3-4 स्टेटमेंट्स उनकी पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में उनको फेंक सको, ठीक है। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि हम जिस तरीके का एग्जाम लिख रहे हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो हम रिसर्च लेवल की पढ़ाई ना करें तो बेहतर है ना, क्योंकि हमें बहुत सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कर भी सकते हैं, मना कर थोड़ी कर सकता हूं मैं किसी को पढ़ने से, कर भी सकते हो बहुत एक्सटेंसिव पढ़ाई, लेकिन बिना उसके भी काम चल सकता है। एज पर सोक्रेटिस, ही इज द रिचेस्ट हु इज कंटेंट विद द लीस्ट। ये तो फिलॉसफी है एंशिएंट थिंकर्स की, बट आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम्स में मटीरियल गेन्स हैं, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन नहीं है, और एथिकल क्राइसिस यहीं से स्टार्ट हो रही है। हम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, हमने एस्टैब्लिश कर दिया, पहले हमने एस्टैब्लिश कर दिया, हम स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, हमें ज्यादा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी देने की जरूरत नहीं है। अब गुड लाइफ का क्या मतलब है? गुड लाइफ का मतलब है, सबसे पहली बात, वैल्यू बेस्ड लाइफ, क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि वर्च्यू आपकी लाइफ में सफिशिएंट है हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। देयर इज नो सच थिंग एज मॉरल लक। मॉरल लक मतलब कि अगर आपके अंदर वर्च्यूज नहीं भी हैं, तो भी ऐसा हो सकता है कि यू कैन हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ। नहीं, वो अगर गुड थिंग्स हैं तो आपको लग रहा है वो है, लेकिन जब तक आपके पास करेज, विजडम, ये सब वर्च्यूज नहीं है, तब तक आप हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते। तो एक थोड़ा सा ना ग्राउंडेडनेस थी उस चीज़ों में, उन चीज़ों में, हवा में नहीं उड़ते थे आप उस समय के। ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, जो भी हमें कुछ दे लाइफ में, जो भी हमें मिलता है उसके साथ सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्या ऐसा आप सेंटिमेंट आप देख रहे हो आज के टाइम पे? नहीं, एवरीवन इज रनिंग अराउंड समथिंग, और वही चीज, वही नैरो माइंडेडनेस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। गलत सही की बात नहीं है, चेंज हो गया है पर्सपेक्टिव। अडेप्टेबिलिटी होती थी पहले कि लाइफ चेंज होती है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, और आप अडेप्टेबल रहें उसको, ठीक है। हैप्पीएस्ट पीपल आर इन लाइफ आर दोज हु फोकस ऑन फाइंडिंग द बेस्ट वे अराउंड द ऑब्स्टिकल। तो गुड लाइफ, एक आइडियल गुड लाइफ की चेज के पीछे जा ही नहीं रहा है, वो अडेप्टेबल हो रहा है जो भी सिचुएशन बनता है। तो आप इसमें स्टोइकिज्म का इस्तेमाल एग्जाम्पल दे सकते हो। स्टोइकिज्म इज ऑल्सो एन एंशिएंट रोमन फिलॉसफी दैट सेज कि जो भी सिचुएशन है भाई, उसका बेस्ट आप रखो, बेस्ट के ऊपर फोकस करो, ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो उस चीज को लेके, ठीक है। तो ये चीज जो दोस्तों आपको समझनी है ना, ये यहां से आपको समझ आएगी। अडेप्टेबिलिटी, ग्रेटिट्यूड, ये सब चीजें आपको एक गुड लाइफ में चाहिए थी। ऑप्टिमिज्म चाहिए था। इनटेंजिबल वैल्यूज, फ्रेंडशिप, फैमिली, उनके साथ जो सपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, वो आपकी लाइफ को गुड बनाते हैं। अब ये देखो, ये पता तो हमको थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने लोगों के मॉरल फिलोसफर्स, थिंकर्स के कोट्स को इस्तेमाल किया। एरिस्टोटल भी कहते हैं कि वर्च्यू वाज नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस, लेकिन वो एक स्टेप आगे जाते हैं। वो ये कहते हैं कि एडिक्वेट सोशल कंस्ट्रक्ट चाहिए। अगर मैं वर्चुअस हूं, मैं स्ट्रांग हूं, है ना, मेरे में विजडम बहुत ज्यादा है, करेजियस बहुत ज्यादा हूं मैं, तो उतने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। एक सोशल कंस्ट्रक्ट मेरे आसपास चाहिए, जहां पे मैं इस चीज को फील कर सकूं इन कंपैरिजन टू अदर्स, कि हाँ, इफ आई एम केयरिंग फॉर समवन, है ना। तो ये चीज, कितने बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। इमैनुअल कांत, अनदर ग्रेट फिलोसफर, इनमें से कोई भी 2-3 कोट कर लो, सारे तो नहीं कोट करोगे क्योंकि 150 वर्ड्स में लिखना है।
He says the highest good for human beings or a good life is attaining complete virtue and happiness at the same time. ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है. संत कबीर क्या कहते हैं? संत कबीर कहते हैं कि गुड लाइफ इज समथिंग जहां जीवात्मा और परमात्मा दोनों से आपका एक रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअलिटी से आपका एक रिलेशनशिप है, और वो चीज आप यहां पे लिख सकते हो. तो कहने का मतलब कोई भी 2-3 थिंकर्स आप यहां पे कोट करेंगे. मॉडर्न परसेप्शन नैरो क्यों है? मॉडर्न परसेप्शन को नैरो बताने के लिए बड़ा ही आसान काम है. आप इंडियन फिलॉसफी के, एंशिएंट फिलॉसफी के 4 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पिलर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी बता दो कि ये जो है, ये चारों चीजें, धर्म यानी रिलीजन और ड्यूटी, नॉट ओनली रिलीजन बट रिलीजियस ड्यूटी, अर्थ यानी कि वेल्थ, काम यानी कि सेंजुअल प्लेजर्स, और मोक्ष दैट इज सैल्वेशन, ये चारों चीजें, इन चारों चीजों की वैल्यू अगर आप रखोगे तो आप एक हैप्पी लाइफ जियोगे. लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है? नैरो हो गया, 4 से 2 हो गया भाई, अर्थ और काम ही है बस. ओनली वेल्थ एंड सेंजुअल प्लेजर्स आर बीइंग सर्च्ड फॉर. यू आर लुकिंग फॉर मोर फूड, मोर वेल्थ, मोर सेंजुअल प्लेजर. अब इस वजह से एक क्राइसिस आई है वैल्यूज की. तो वैल्यू सिस्टम के अंदर जो बदलाव आया है वो आपने यहां पे डिनोट कर दिया. मटेरियल के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है वैल्यू से ज्यादा. तो अभी हम ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की एग्जांपल देखते हैं. ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश काफी पीछे है, और काफी देश, बहुत सारे देश जो अदरवाइज डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती हैं, वो काफी पीछे आती हैं. उसका यही कारण है कि मोर प्रायोरिटी इज गिवन टू मनी, प्रॉपर्टी, लाइकेबिलिटी, है ना, सोशल मीडिया. आई वुड ऑल्सो से यू कैन मेंशन हियर, सोशल मीडिया ने किस तरीके से आपके व्हाट इज अ गुड लाइफ को चेंज कर दिया है. अगर आपके इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर हो जाते हैं तो यू आर लिविंग अ गुड लाइफ. वाई? बिकॉज अल्टीमेटली दैट विल हेल्प यू अर्न फेम एंड मनी. तो वो वैल्यू सिस्टम के अंदर जो है नैरोनेस आई है. अब इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं दोस्तों. ये वैल्यू सिस्टम आपको ग्राउंडेड रखता था, जो हमने पहले का मेंशन किया है. अभी वाला वैल्यू सिस्टम आपको फेम और पैसे की पीछे चेज करवाता है, और फेम और पैसा जो होता है वो परमानेंट तो होता नहीं है. तो इसका मतलब कि आप नीचे भी बहुत जल्दी आ सकते हो और आपको डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत इजीली होगी. दैट इज हाउ यू हैव टू से दैट कि हमारी नैरो जो हो गई है गुड लाइफ की, नैरो एथिकल वैल्यूज हो गई है, नैरो व्यू हो गया है हमारा. इसी वजह से ये क्राइसिस है. इट इज अ क्राइसिस एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, ये क्राइसिस है. शॉर्टकट को प्रेफर करना, वर्क स्मार्ट, डोंट वर्क हार्ड. ठीक है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड आप गैम्बलिंग कर सकते हो, थोड़ा छोटे मोटे पेटी क्राइम्स भी कर सकते हो अगर चाहो तो. ठीक है, और अदर हमारे पास पॉइंट्स है यहाँ पे. फियर ओवर गुडविल. फियर ओवर गुडविल मतलब आपने अगर अपना काम चलाना है, अगर आपने अपना वर्चस्व जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस फैलाना है, तो आप डर के माध्यम से फैलाते हो. ठीक है, दे मच मोर प्रेफर हैविंग अ डोमिनेटिंग पावर रादर देन हैविंग अ गुडविल. तो पॉलिटिकल पार्टीज किसको टिकट देती हैं? जो बाहुबली. बाहुबली मतलब कि दे हैव, वो वाला नहीं, मूवी वाला नहीं. बाहुबली मतलब दैट दे कैन हैव द मसल पावर, दे कैन अरेंज अ लॉट ऑफ पीपल इन केस देर इज सम काइंड ऑफ अ रिफ्ट, इफ देर इज सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कोई काम जो है धक्के से कराना है. तो ये चीज़ जो है ये बहुत पर्सपेक्टिव की बात है, और इस पर्सपेक्टिव से आज आप जी रहे हो. जनरेशन गैप भी देखा जा रहा है. तो हमारा जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम डेवलप हुआ है उसकी वजह से एल्डर और यंगर जनरेशन्स के बीच में वैल्यूज है, एथिकल गैप आता जा रहा है धीरे धीरे, और उस वजह से ये प्रॉब्लम हमें और ज़्यादा नजर आ रही है. एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का इंपैक्ट. आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, मे बी आई हैव नॉट रिटन इट हियर, यू कैन राइट, अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो यार. ऐसा नहीं है कि ये बस ये आंसर है यही लिखना है वहां पे जाके. ये तो मैं आपको बस एक अप्रोच बता रहा हूं आंसर लिखने की. आंसर आपने ही लिखना है और अपने ही शब्दों में लिखना है, तभी आपका आंसर अलग स्टैंड आउट करेगा. नहीं तो मान लो तुम सब ये रट्टा मार के चले जाओ और यही आंसर लिखा हो सबके सब, तो सबको मार्क्स इक्वल मिलेंगे क्या? तो यू हैव टू बी यूनिक इन योर आंसर्स, और वो चीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताओ नीचे कि मैं इस आंसर में क्या ऐड करना चाहता हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन ऐड. ठीक है, तो मैं भी आपसे सीखूंगा और आप मुझसे सीखें जो सीख सकते हैं. मेजर्स टू काउंटर द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज. ये लिखना है तो अगर 250 वर्ड्स का शब्द है तो लिखो, नहीं तो जरूरत नहीं है. ठीक है, 150 के लिए उतना ही काफी है, कंक्लूड कर सकते हो.
250 शब्द के लिए 250 वर्ड्स के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि बेसिक मॉरल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में बिठाया जाए, जिसमें अलग अलग पर्सनालिटीज़ को के ऊपर एम्फेसिस हो। और इम्पॉर्टेंटली ये नहीं कि मॉरल साइंस का पीरियड है तो चलो हाँ खेलने चले जाते हैं, है ना, वो नहीं, उनके मार्क्स वगैरह रखो तुम, तभी आएगा मजा, ऐसे नहीं। अब रिवॉर्ड इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स लाइक हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव हैप्पीनेस मिनिस्ट्री इन 2017। अच्छा, ये मार्क्स वाली बात से मुझे याद आया कि व्हेन आई हैड गॉन टू गिव द यूपीएससी इंटरव्यू, तो मेरे से पूछा गया कि स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आई सेड कि आई गेव अ फ्यू मेजर्स, जिसमें से एक मेजर था कि स्पोर्ट्स को जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दो कि इसकी इतनी वेटेज है मार्क्स में, कोई भी एक स्पोर्ट आप अपनी पसंद का खेल सकते हैं और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो द इंटरव्यू पैनल ट्राइड टू आस्क मी कि मतलब टॉक मी आउट ऑफ इट। दे सेड कंपलसरी कर दें, क्यों कंपलसरी क्यों कर दें, ऐसा कंपलसरी तो नहीं करना चाहिए, लाइक दिस दे स्टार्टेड सेइंग, बट आई हैड टू स्टैंड माई ग्राउंड, ठीक है। और यही चीज़ है कि कुछ चीज़ों को कंपलसरी करना चाहिए। मॉरल एजुकेशन अगर बच्चों को देते हो, इट डज नॉट मीन आप उनको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, आप उनकी लाइफ जो है, उनकी लाइफ का एक बेसिस बना रहे हो, उनकी सोशलाइजेशन की स्टेज को और सशक्त कर रहे हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि लेट द चाइल्ड चूज ऑन हिज ओन, है ना। आजकल ये फिलॉसफी चलती है कि बच्चा खुद देख लेगा क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कहीं तो लाइन आपको ड्रॉ करनी चाहिए। एनीवेज, कमिंग बैक, intangible aspects like happiness. For example, Madhya Pradesh became the first state to have happiness ministry. उन्होंने हैप्पीनेस मिनिस्ट्री जो है बनाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू इनटेंजिबल थिंग्स। नियो न्यूक्लियर फैमिलीज में ऐसा हो सकता है कि ग्रैंड पेरेंट्स को सोशलाइजेशन के अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए बच्चों की, क्योंकि वो उनको काफ़ी मॉरल वैल्यू से इम्बाइब कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जैसा हमने बहुत सारे कोर्स आपको दे दिए हैं, आप 3-4 कोर्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये मत सोचना कि हमें इतने सारे थिंकर्स लिखने पड़ेंगे, नो नीड, 2 या 3 से सफिशिएंट है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपके पास एक 5-6 स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, तो उसमें से 2-3 आपको याद रहेंगी। टॉल्स्टॉय सेड ट्रू हैप्पीनेस इज प्लेजर विदाउट रिपेंटेंस, ठीक है, अ नैरो मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। अब ये प्लेजर आज की डेट में क्या है, दिस इज आइदर मॉनेटरी प्लेजर और सेंजुअल प्लेजर, बट दैट इज नॉट एक्चुअल प्लेजर। तो ये थोड़ी देर के लिए जॉय तो ले आएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि आपने करेक्ट मीन्स का इस्तेमाल किया या नहीं, आपने ऑनेस्टी का इस्तेमाल किया या नहीं, बिकॉज वी ऑल अल्टीमेटली बिलीव इन द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। एथिक्स के पेपर में आपने बिलीव करना है गुड ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर, बाकी GS 1 2 3 में मत करो, ठीक है। GS 2 में मत करो कि हाँ नेशनल इंटरेस्ट है तो सब है, GS 3 में भी मत करो, लेकिन GS 4 में आपने ह्यूमैनिटी के बेसिक वर्च्यूज पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाना है। तो इसीलिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ हम इस चीज़ को कर सकते हैं, और आपका जो आंसर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होलिस्टिक हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन आई टेल यू कि ये जो लास्ट में मैंने लिखे मेजर्स टू काउंटर द क्राइसिस, आप अगर 150 वर्ड्स है नॉट रिक्वायर्ड, आप ये वाले अप्रोच से खत्म कर देना, आंसर कंक्लूड कर देना। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे मंडे को GS 1 के आंसर राइटिंग के सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।